फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमारी केमिस्ट्री चैप्टर में से देख लें तो हमारे पास ये +2 केमिस्ट्री के हमने टॉपिक कवर करने हैं इसमें। तो डी एंड एफ ब्लॉक हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है हमने जो करने हैं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में से जो कि +2 केमिस्ट्री का हमारे पास चैप्टर है, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर है केमिस्ट्री +2 का, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम ऐसे करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम डी को लेते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो हमें पीरियोडिक टेबल देखना पड़ेगा इसको देखने के लिए। तो पीरियोडिक टेबल सबसे पहले हम देखते हैं। चलो लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में हम चलते हैं तो आपको दिखेगा कि हमारे पास ये कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, ये देखो, ये वाले एलिमेंट्स हैं हमारे पास एस ब्लॉक के, और ये पूरे का पूरा हमारे पास पी ब्लॉक है, ठीक है। ये पी ब्लॉक एलिमेंट हो गए, ये एस ब्लॉक एलिमेंट हो गए, और ये बिल्कुल जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं आपको, ये वाले सारे के सारे एलिमेंट जो ग्रीन वाले हैं, तो इसको मैंने ऐसे कर दिया है तो आपको पता चल जाए ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है मेरे पास ये कौन से हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो डी ब्लॉक के नीचे भी हमारे पास एलिमेंट दिए गए हैं जो यहाँ दिए गए हैं। तो ये वाले एलिमेंट मेरे पास जो है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से पीरियोडिक टेबल में पार्टीशन हुई है एस पी डी एंड एफ ब्लॉक की, ठीक है। तो हमने करने हैं जो कौन से करने हैं हमने करने हैं हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखो हमारे पास कुछ सीरीज़ में इसको डिवाइड किया गया है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को। तो वो हम बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी सीरीज़ है इसमें। तो एक जनरल व्यू देख लेते हैं हम कि जनरली हमारे पास एक ये वाली सीरीज़ हो गई, ठीक है, स्कैडमियम से लेकर जिंक तक, और दूसरी ये यट्रियम के साथ हो गई। तीसरी सीरीज़ हमारे पास ये है, ठीक है, और फोर्थ सीरीज़ ये है हमारे पास। तो हमारे पास जो लैंथनम से लेकर जो ल्यूटेशियम तक है ये एफ ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज़ है। तो और ये एफ ब्लॉक की सेकंड सीरीज़ है जिसे एक्टिनियम बोलते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड सीरीज़ है एक्टिनियम, ठीक है। सो लैंथेनाइड इज़ द फर्स्ट सीरीज़ ऑफ द एफ ब्लॉक। ये मेरे पास सारे का सारा एफ ब्लॉक ही है, ठीक है। और ये वाला ऊपर का मेरे पास ये डी ब्लॉक है सारे का सारा, ओके स्टूडेंट्स। तो इसे क्यों डी ब्लॉक बोला जाता है तो ये हम आगे की स्लाइड में करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसे डी ब्लॉक क्यों बोला जाता है। सो नेक्स्ट डी जनरल डेफिनेशन में अब हम देख लेते हैं। तो इन्हें डी ब्लॉक क्यों बोला जाता है, वाई दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द डी सब शेल। जब डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे तो हम उसे डी ब्लॉक बोलेंगे। अगर एफ में एंटर होंगे तो हम उसे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक चीज़ याद आपने रखनी है, जिंक कैडमियम और मरकरी, जिंक कैडमियम और मरकरी, इनको हम डी ब्लॉक के एलिमेंट में ही रखा है कि इनकी प्रॉपर्टी चाहे डी के साथ इतनी मैच नहीं करती हैं, लेकिन इनको डी में रखा गया है। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है। तो क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि जब हम चलते हैं एस ब्लॉक से लेकर पी ब्लॉक की तरफ, तो जब पी ब्लॉक की तरफ चलेंगे तो ये बीच में आ जाते हैं। जब एस से पी की तरफ जाते हुए ये बीच में आते हैं, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। और इनकी प्रॉपर्टी जो एस में होती है और जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है, दोनों की प्रॉपर्टी मिलाकर प्रॉपर्टी बनती है। जैसे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स मेटल हो गए, तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है हमारे पास नॉन मेटल हो गए, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है जो हमारे पास वो मेटलॉइड होंगे, ठीक है। और जिंक कैडमियम और मरकरी को भी इसमें ही रखा गया है, लेकिन जिंक कैडमियम और मरकरी आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। वो क्यों नहीं कंसिडर किया जाता वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो जब भी हम आगे मूव करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं बोला जाता है इनको। और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है जो है इन्हें इनर ट्रांजिशन सीरीज भी बोला जाता है, एंड दिस इज़ केप्ट बिलो द मेन पीरियोडिक टेबल। तो इनको मैंने पहले बताया आपको कि इसको मेन पीरियोडिक टेबल के
जो है वो बिल्कुल बाहर रखा गया है ताकि पीरियोडिक टेबल हमें सिस्टमाइज दिखाई दे। हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। तो जो डी ब्लॉक के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास, वो देख लें। डी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास n-1 डी में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और एस में 0, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेट एन शेल का मतलब है अल्टीमेट शेल। अल्टीमेट मतलब कि लास्ट वाला शेल। तो लास्ट से जो पहले वाला शेल होगा उसे पेनल्टीमेट शेल बोलेंगे। ठीक है, और जो सेकंड लास्ट, ठीक है, जो लास्ट से भी एक कम होगा और उससे भी कम होगा तो उसे बोलेंगे हम एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो इसको मैं समझाने के लिए आपको बताता हूँ कि मान लो कि हमारे पास ये है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में शेल है। ठीक है, 2 हैं, 3 हैं और ये 4 शेल हैं। ठीक है, मेरे पास 4 शेल हैं। तो इन शेल को समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मान लो कि ये है शेल 1, ठीक है, ये शेल 2 है, ये शेल 3 है, ये शेल 4 है। सबसे बाहर वाला शेल जो हमारा होगा, दिस शेल नंबर 4 विल बी हमारे पास अल्टीमेट शेल, दैट इज़ कॉल्ड अल्टीमेट शेल। ये अल्टीमेट शेल होगा। तो जो 3 नंबर वाला होगा, थर्ड विल बी पेन अल्टीमेट शेल। पेन अल्टीमेट मतलब कि लास्ट से पहले वाला, लास्ट बट वन, इसे लास्ट बट वन बोलते हैं। ठीक है, और जो सेकंड वाला है, मान लो कि ये हमारे पास कौन सा होगा, दिस विल बी एंटी पेनल्टीमेट शेल होगा हमारे पास। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए बताया है मैंने कि अल्टीमेट कौन सा है और पेनल्टीमेट कौन सा है और एंटी पेनल्टीमेट शेल हमारे पास कौन सा है। इससे पहले भी और भी शेल हो सकते हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको सिर्फ इतने ही ड्रा किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आ गई, और इसी तरीके से एफ ब्लॉक एलिमेंट भी हमारे पास हो सकते हैं। n-2, यहाँ देख लो आप, n-2 एफ में 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। n-1 डी में 0 और जहाँ 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और एस में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें भी अल्टीमेट, पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट सीरीज़। ठीक है, तो डिफरेंट सीरीज़ कौन सी है, तो डी की हमारे पास जो 3 सीरीज़ हैं। तो जो हमारे पास 3 सीरीज़ कौन कौन सी हैं, तो पहली फर्स्ट सीरीज़ जो होती है, तो फर्स्ट सीरीज़ है और सेकंड सीरीज़ है मेरे पास, और थर्ड सीरीज़ है। ठीक है, जो फर्स्ट सीरीज़ है इसे बोलते हैं 3D सीरीज़, जो सेकंड सीरीज़ है उसे 4D बोलेंगे, जो थर्ड सीरीज़ है वो मेरे पास होगी 5D सीरीज़। दीज ऑल सीरीज़ आर कंप्लीट ट्रांजिशन सीरीज़, दे आर कंप्लीट ट्रांजिशन सीरीज़ बोलते हैं इन्हें। ठीक है, तो जो इसके बाद वाली जो सीरीज़ है, डैट इज़ नॉट रिटन हियर, बट वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट वाली है, डैट इज़ अ फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़, दिस इज़ कॉल्ड 6D ट्रांजिशन सीरीज़ जो है मेरे पास इनकम्प्लीट सीरीज़ है, डेट सीरीज़ इज़ इनकम्प्लीट सीरीज़। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट आप में देखो कि जो मेरे पास ये 3 सीरीज़ होगी, एक 3D सीरीज़ होगी, एक 4D सीरीज़ होगी, एक 5D सीरीज़ होगी। ये तीनों सीरीज़ कंप्लीट है, और 6D सीरीज़ जो है इनकम्प्लीट सीरीज़ है मेरे पास। ठीक है, सो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं हम हमारे पास जो सीरीज़ कौन सी आती है, डैट विल बी
3D सीरीज़, 4D एंड 5D सीरीज़, ठीक है। तो दीज आर डिफरेंट सीरीज़। तो कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक ये एंड होती है, तो यहाँ मैं देख लूँ तो ये कैडमियम से शुरू हुई और जिंक तक गई, ठीक है। दिस इज़ अ फर्स्ट सीरीज़ हो गई मेरे पास। दिस इज़ 3D सीरीज़, दिस इज़ अ फर्स्ट सीरीज़ 3D सीरीज़। ये है 4D सेकंड सीरीज़ जो है जर्टियम से शुरू होकर कैडमियम तक गई। फिर मेरे पास लैंथेनम से शुरू होके मरकरी तक है जो है वे 5D सीरीज़ है मेरे पास। ये फर्स्ट 3 सीरीज़ है, दीज आर कंप्लीट सीरीज़। तो एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को तीनों को जो है इसमें रखा गया है। तो इन सभी की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो D10 है। दे हैविंग D10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इनको रखा तो गया है डी में, तो जो भी डी में रखे गए हैं उनमें पार्शली फिल्ड डी होता है, मतलब डी होगा हमारे पास D1 से लेकर D9 तक, वो है पार्शली फिल्ड। तो उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? D10 इलेक्ट्रॉन है। D10 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है थोड़ी थोड़ी डिफरेंट कर जाती है, मतलब कि बाकी मेंबर से। ये बाकी मेंबर हैं जो इनसे जिंक की थोड़ी जो प्रॉपर्टी डिफ़र कर जाएगी, तो ये बाकी मेंबर हैं 4D सीरीज़ के, इसकी जो डिफ़र करेगी। इसी तरीके से मरकरी की भी डिफ़र करेगी इसके बाकी के मेंबर जो हैं इस सीरीज़ के, ठीक है। सो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हैविंग D10 फुली फिल्ड डी होने के कारण इसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिफ़र कर जाती है। और जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये तीनों हो गए मेरे पास, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ये तीनों के तीनों मेरे पास जो ऐसे एलिमेंट हैं जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाता। दे आर नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज ऑफ फुली फिल्ड डी जो है इनका बिल्कुल फुली फिल्ड है। तो अगर जिंक की बात करें तो जिंक का 3D जो फील्ड है, ठीक है। अगर कैडमियम की बात करें तो कैडमियम का 4D फील्ड है। मरकरी की बात करें तो मरकरी का 5D जो मेरे पास है वो फील्ड होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। तो आगे देखें तो हमारे पास आयनिक रेडियस आ जाता है। अगर टॉप टू बॉटम बात करें, अगर टॉप टू बॉटम बात करें तो मेरे पास जो इनका टॉप टू बॉटम है, ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक नीचे तक। सो व्हाट हैपन टू द रेडियस? टॉप टू बॉटम रेडियस जो है वो इंक्रीज़ करता है, ठीक है। वाई आयनिक रेडियस इंक्रीज? बिकॉज ये देखो एन, जैसे जैसे ये नंबर बढ़ रहा है ना, 3D हो गया, 4D, ये 5D, सो दिस इज़ क्वांटम नंबर। सो ये क्वांटम नंबर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये इंक्रीज़ कर रहा है। सो विद द इंक्रीज ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और वैल्यू ऑफ एन, दिस इज़ कॉल्ड वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू जो है इंक्रीज़ कर रही है, उससे इंक्रीज़ करने से जो आयनिक रेडियस भी वो इंक्रीज़ होगा। सो आयनिक रेडियस इंक्रीज़ होता है ड्यू टू द इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ शेल्स। तो शेल्स जो इंक्रीज़ हुए इसलिए आयनिक रेडियस भी जो है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जो स्लाइड है वो आयनिक रेडियस की है। तो अगर आयनिक रेडियस देखें तो 3D का आयनिक रेडियस विल बी है स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू द 4D, ठीक है। और 5D का वो भी बड़ा ही होगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो रेडियस होगा वो 5D का होगा। तो 5D और 4D दोनों का जो आयनिक जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है ड्यू टू द दिस हैपन ड्यू टू द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सो एक वर्ड होता है, उन्हें बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। का मतलब क्या है कि जो लैंथेनॉइड है उनकी जो वैल्यूज़ है वो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब यह है कि देयर इज़ अ कांस्टेंट डिक्रीज़ इन देयर साइज़ जो है वो थोड़ा थोड़ा डिक्रीज़ होता रहता है। वो क्यों डिक्रीज़ होता है? ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफ़ेक्ट। तो पुअर शील्डिंग इफ़ेक्ट के कारण जो है ये साइज़ थोड़ा डिक्रीज़ होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। सो न्यूक्लियर का इफ़ेक्ट जो आउटर मोस्ट शेल के ऊपर ज़्यादा पड़ता है, इसलिए जो 4D एंड 5D सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं उनकी आयनिक रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल होता है, और 3D का जो है वो इसमें से अलग होगा, ठीक है। और 4D और 5D दोनों का जो वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा। तो अगर जो हम इस ग्राफ को देखें तो ग्राफ में से हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि ग्राफ में यू कैन सी इन द ग्राफ ऑफ आयनिक रेडियाई, तो ये तीन मेरे पास तीन लाइनें हैं, ठीक है। ये तीन लाइनें मेरे पास तीन डिफरेंट
सीरीज़ को बता रही हैं, ठीक है। 3 मेरे पास डिफरेंट सीरीज़ है। तो इधर को एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है और इधर को एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है और इधर को एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ सेंटर में आके देखो कि यहाँ बिल्कुल आयनिक रेडियस जो है वो मेरे पास ऑलमोस्ट इक्वल रह रहा है और यहाँ से जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है नीचे को। सो आयनिक रेडियस जो है 1.6 की वैल्यू से 1.2 तक आ रहा है। तो इसका मतलब है विद इंक्रीज़ ऑफ द एटॉमिक नंबर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़। तो ये हमें ग्राफ शो कर रहा है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये इस तरीके का ग्राफ जो हमारे पास ऑब्टेन्ड हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट जो हम देख लेते हैं हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के अगर 4D और 5D ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो जो है हमारे पास 4D एंड 5D के एलिमेंट होते हैं, उनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास वो +5 +4 +7 +7 +8 भी जो हो सकती है। कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास 4D एंड 5D एलिमेंट, 4D एंड 5D एलिमेंट की ये हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। लेकिन जो हमारे पास 3D है, दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। उनकी अगर आयोनाइजेशन एनर्जी लो होने के कारण हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। लेकिन जो 3D है वो उसकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट होने का रीज़न क्या है? तो स्टेबिलिटी, ठीक है। अगर मैं इसमें देखूँ मेरे पास आ गए हैं RU रुथेरियम हो गया, W6 हो गया, ठीक है, RuO4 हो गया, WCl6 हो गया, PTF6 हो गया, तो मोर स्टेबल कंपाउंड है। अगर PTCF6 में देखें तो PT का मेरे पास ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर स्टेबल कंपाउंड्स। तो वैसे तो ये जितने भी होते हैं मोर स्टेबल कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल एंड नॉट ईजिली रिड्यूस। जल्दी रिडक्शन नहीं होती, लेकिन रिडक्शन जल्दी नहीं होती है। तो लेकिन फिर भी एक क्रोमियम ऑक्साइड 2 नेगेटिव जो मेरे पास है इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इजीली रिड्यूस। ये एक्सेप्शनल केस है मेरे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक एक्सेप्शनल केस है जब क्रोमियम O4 2 नेगेटिव है तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा एंड ईजिली रिड्यूस हो जाएगा। अदरवाइज़ जो ये एलिमेंट हैं डी ब्लॉक के वो हाईली स्टेबल होते हैं, ठीक है, एंड दे आर नॉट ईजिली रिड्यूस्ड ऑफ 4D एंड 5D सीरीज़, ऑफ 4D एंड 5D सीरीज़ के जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट हम करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। तो मेरे पास जो है 2 तरीके के आगे हमें पता है, हमने CFT के थ्रू करा था कि हमारे पास स्प्लिटिंग होती है, वी हैव स्प्लिटिंग, ठीक है। तो स्प्लिटिंग किस तरीके से मैं शो कर सकता हूँ? सो वी कैन शो द स्प्लिटिंग। मान लो कि D है, D तो 2 अकॉर्डिंग टू द CFT, ठीक है, क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग थ्योरी, जो कि हमने कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स कंपाउंड में भी की है। हमारे पास T2G एंड EG, ये 2 सेट बन गए हमारे पास। तो EG में हमें पता है कि 2 बॉक्सेस हैं और T2G में 3 बॉक्सेस हैं, क्योंकि इसमें DXY DYZ एंड DZX जो है 3 आ गए, और EG में DX² -Y² और DZ² आते हैं। तो यहाँ 2TG में से जो इलेक्ट्रॉन होंगे डेट विल जंप इनटू द EG हियर, ठीक है। जब T2G से EG की तरफ जाएंगे तो ये क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो दे एब्जॉर्ब द एनर्जी इन द विजिबल रीजन, दे एब्जॉर्ब एनर्जी इन द विजिबल रीजन। सो जब विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब करेंगे तो हमें कलर्ड भी ये कंपाउंड दिखाई देंगे, तो हमें कलर्ड भी ये दिखाई देंगे। सो एक तरीके से अगर इनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हों, ठीक है, तो फिर हमारे पास ये क्या होगा, फिर हमारे पास ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, डेट विल बी ऑफ पैरामैग्नेटिक नेचर, ठीक है। अगर इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अगर इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि सभी बॉक्स जो है वो फिल्ड हो इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। तो कोई भी हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो 3D है, जो 3D के एलिमेंट्स हैं, दे आर मोस्टली पैरामैग्नेटिक इन नेचर व्हेन ये हैविंग वीक फील्ड लाइगेंट, व्हेन वीक फील्ड लाइगेंट है, ठीक है। तो वीक फील्ड लाइगेंट होंगे
तो पैरामैग्नेटिक 3D एलिमेंट्स शो होंगे, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास 4D और 5D की बात करें, 4D और 5D की बात करें, दे आर डायामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है, डायामैग्नेटिक होंगे। आइदर देयर इज़ वीक फील्ड लाइगेंड, आइदर वीक फील्ड लाइगेंड हो साथ में अटैच इनके 4D या 5D एलिमेंट्स के, दे शो द डायामैग्नेटिक नेचर, ठीक है। सो इसका मतलब है तो कि कलर है जो वो डिपेंड करता है पैरामैग्नेटिक नेचर पे। सो कलर भी है जो वो पैरामैग्नेटिक नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि मैग्नेटिक मेटल बॉन्ड। मेटल बॉन्ड जो है वो मेटेलिक बॉन्ड से डिफरेंट होता है। मेटल बॉन्ड है जो उसकी टेंडेंसी 4D एंड 5D एलिमेंट की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द 3D एलिमेंट्स। सो मेटल मान लो कि मेरे पास है, मान लो कि हमारे पास है आयरन, एक आयरन दूसरे आयरन के साथ बॉन्ड बनाएगा, दिस इज़ कॉल्ड मेटल बॉन्ड। सो ये तो 3D एलिमेंट है, तो दे हैव लेस टेंडेंसी टू फॉर्म मेटल बॉन्ड, लेकिन 4D एंड 5D एलिमेंट्स हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म द मेटल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल Re और Re, molybdenum MO making the bond with molybdenum. So there are few examples which are shown in this slide. तो आप देख सकते हो कि कहाँ मेटल बॉन्ड है और कहाँ नहीं शो हो सकता। 3D में बहुत ये कम ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। सो 3D के मेटल जो है उनकी कोऑर्डिनेशन मोस्टली जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होता है, लेकिन 4D 5D का कोऑर्डिनेशन नंबर वो ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि 3D वाले एलिमेंट्स का जो साइज़ है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू द 4D एंड 5D एलिमेंट्स। तो वो उतने जो अपने साथ लाइगेंड को अटैच नहीं करवा सकता है 3D वाले, लेकिन 4D और 5D का साइज़, उसके एलिमेंट का साइज़ बड़ा होने के कारण दे कैन अकोमोडेट अ लार्ज नंबर ऑफ द लाइगेंड अराउंड इट। सो इसी तरीके से जो आप यू कैन सी द एग्जांपल देयर, सो यू कैन सी द एग्जांपल्स हियर। ओके, सो नेक्स्ट आप देख सकते हो कि नेक्स्ट स्लाइड में अबंडेंस ऑफ द डी। सो ज़्यादा अबंडेंस किसकी, अर्थ की क्रस्ट में ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? 3D एलिमेंट्स दे आर फाउंड मोर इन अर्थ क्रस्ट एज़ कम्पेयर टू द 4D एंड 3D जो है मेरे पास है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है जो 6.8% जो अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है, जो सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है ओनली 0.25% है जो वो अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है, ठीक है। सो इसकी अबंडेंस कम है मेरे पास। सो टेक्नीशियम भी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नेचर में नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसको मैन मेड एलिमेंट बोला जाता है, क्योंकि इट इज़ सिंथेटिक एंड प्रिपेयर्ड बाय द मैन। सो कंक्लूजन हमने क्या निकाला है कि 4D एलिमेंट्स जो है उनका साइज़ जो है वो बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द 3D एलिमेंट्स। 4D 5D एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द 3D एलिमेंट्स। 3D एलिमेंट्स फॉर्म द पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस, आइदर देयर इज़ अ वीक फील्ड लाइगेंड इज अटैच्ड टू देम, और 4D and 5D elements are form the diamagnetic complexes. Okay students, so these were all about the D block elements.